बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सुनो हिंदुस्तान के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं अजीम राना। नाजरीन, हमारी इस खुसूसी नशरियात में भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने की भरपूर कोशिश की जा रही है और हम हकायक पर मबनी जो तस्वीर है वो अपने नाजरीन के सामने रख रहे हैं। तो सुनो हिंदुस्तान, इंसानियत के खिलाफ तुम्हारे जराइम कश्मीर, पंजाब और मणिपुर से लेकर दुनिया भर में फैले हुए हैं। इसलिए हमें बिल्कुल हैरत नहीं होगी अगर तुम पानी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल करने का जुर्म करते हो। सुनो हिंदुस्तान, पानी की बंदिश हमारी रेड लाइन है। ये हमारे नजदीक तिबले जंग है। अगर जंगी जुनून तुम्हारे सर चढ़कर बोल रहा है तो हम तुम्हें गजनवी के हाथों सोमनाथ के मंदिर और गौरी के हाथों पृथ्वीराज की सल्तनत की तबाही बुला देंगे। सुनो हिंदुस्तान, तुमने मुसलमानों, सिखों और ईसाई अक़लियतों पर तो जुल्म के पहाड़ तोड़े, लेकिन तुम ऐसे जालिम हो कि तुमने अपने हम मजहब तक को नहीं छोड़ा है। दलितों के साथ जो इंसानियत सोज मुजालिम तुमने रवा रखे, उसने दलितों को तुमसे मुतनफर कर दिया है। सुनो हिंदुस्तान, दलितों और निचली जात वाले कबाइलियों को मिलाकर तुम्हारी 65% आबादी उन हिंदुस्तानियों पर मुश्तमिल है जिन्हें तुम अछूत कहते हो। 20% मुसलमान, 2.5% सिख और 2.5% मसीही अलग हैं। तुम्हारे 90% आबादी पर तुम्हारे 5% ब्राह्मण हुकूमत कर रहे हैं। जिस कौम में इतनी तकसीम हो, जिसमें एक गरीब दलित को इसलिए कत्ल कर दिया जाए कि वो तुम्हारे गड्ढे से पानी पी ले। नेशनल ब्यूरो ऑफ इंडिया खुद ये कहे कि हिंदुस्तान में हर 15 मिनट बाद एक दलित के खिलाफ जुर्म रिकॉर्ड होता है, तो क्या वो दलित वक्त आने पर तुम्हारे साथ खड़े होंगे? नहीं, वो तुम पर ऐसा वार करेंगे कि तुम याद रखोगे। सुनो हिंदुस्तान, नेशनल क्राइम ब्यूरो के मुताबिक निचली जात से ताल्लुक रखने वाली 4 खवातीन हर रोज जिनसी ज्यादती का निशाना बनती हैं। BBC कहता है कि ऊंची जात वाले हिंदू नीची जात वाली खवातीन के खिलाफ रेप को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। ये है तुम्हारी इंसानियत। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हुसैन आलिम साहब। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कि जिस मुल्क में अकलियतों से लेकर जो हम मजहब दलित हैं उन पर इतने मजालिम ढाए जा रहे हैं, जहां हर रोज 4 दलित खवातीन के साथ हिरासानी के वाकयात पेश आते हैं, जहां अपने हम मजहब को अपने गिलास से पानी पीने पर कत्ल कर दिया जाए, क्या ऐसा मुल्क एक कौम करार दी जा सकती है या फिर ये महज एक यूनियन है जिसे डंडे के जोर पर इकट्ठा रखा गया है? क्या कहेंगे आप इस पर? ऐसा है जन्नत कि आपने जिस मौजू पे बात शुरू की है इसका पस मंजर बड़ा तारीखी है। अगर आप देखें तो ये हिंदुस्तान जो है ये इब्तदाई तौर पे 4 जातों में बटा हुआ था, जिसमें ब्राह्मण, खस्त्री, वैश्य और शूद्र थे। और सबसे पहले इब्तदाई तौर पे इनके जुल्म सितम से तंग आकर ही लोगों ने दीगर मज़ाहब की तरफ जाना शुरू किया था। और जब मुसलमान आए थे मोहम्मद कासिम के साथ, तो उस वक्त भी वही लोग इस दीन सलीम को और दीन हक को मानने लगे थे कि जो इनके मुजालिम से तंग थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला अंग्रेज़ों के दौर में भी ये चलता रहा और यहाँ तक कि 1947 के अंदर पाकिस्तान बन गया। और वहाँ पर हिंदू पानी, मुस्लिम पानी की सदाएं आज भी गूंजती हैं, जहाँ इंसान को इसलिए कत्ल कर दिया जाए कि उसे अपने से घटिया समझा जाता है, या किसी ब्राह्मण की आवाज़ किसी शूद्र के कान में पड़ जाए तो पुराने ज़मानों में उसके अंदर पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाता था। तो ऐसी सूरत के अंदर सोसाइटी तकसीम दर तकसीम होती चली गई। और आज भी जैसे कि आपने फिगर्स की बात की है कि 65% जो है वो अनटचेबल्स या दलित हैं, और उसके अंदर 20% मुसलमान हैं और 5% दीगर हैं। और ये जो 5% ब्राह्मणशाही है, इसी को ख़त्म करने के लिए तो बेशुमार तालीम, मज़ाहब और बाकी चीज़ें आई, लेकिन वो माजरत के साथ ख़त्म नहीं हो सका। और ऐसे में अगर ये जंग का तिबल बजा देते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इनका अपने मुल्क जो है वो मुत्तहिद रहेगा। प्रोफेसर साहब, ये कहिएगा कि जात पात में बटा हुआ मुआशरा एकजुट मुआशरे से मुकाबला कर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप देखें कि जब से ये जंग की इन्होंने आवाज़ लगानी शुरू की है और हांका करना शुरू किया, आप देखें पाकिस्तान के अंदर कितने ही सियासी इख्तलाफ हों, आज पूरी कौम एक कौम बन के खड़ी हो चुकी है। इसमें जितनी भी हमारी सियासी जमातें हैं, इसमें हमारे अंदर जितने भी तबकात हैं, मजहबी हैं, लिबरल हैं, सेकुलर हैं, पढ़ी लिखी क्लास है, अनपढ़ क्लास है, रेडी वाला, ख्वांचे वाला, बड़ी पढ़ी लिखी जो क्लास है हमारी, वो सारे के सारे आज यकमुश्त हो चुके हैं। जबकि भारत के अंदर ये तकसीम दर तकसीम आज इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि बेशुमार सोसाइटी के लोग जो हैं, सिख जो हैं, वो कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान के खिलाफ
नहीं लड़ेंगे, उसके अंदर दलित जो हैं वो इनके जुल्म सितम से तंग हैं। तो जी। मेरे ख्याल में कि ये एक मुत्तहदा कौमियत के तौर पे हिंदुस्तान रह नहीं सकेगा। और मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि अगर एक बार तुमने जंग के अंदर छलांग लगाई तो आपका हिंदुस्तान, जो कि पहले भी तारीख के अंदर भी मुख्तलिफ हिस्सों में बटा हुआ था, अब अगर एक दफा इसकी डिसमेंबरमेंट हुई तो तारीख के अंदर हिंदुस्तान नाम का मुल्क मिट जाएगा। बिल्कुल। अच्छा प्रोफेसर साहब, ख़वातीन की मैं खुसूसन बात करूंगी कि जंग की हालत में भी कहा जाता है कि ख़वातीन के साथ नामुनासिब रवैया ना रखा जाए, लेकिन अगर मोदी सरकार की बात करें तो दावे वो करते हैं अखंड भारत के, दावे वो करते हैं सेकुलर होने के, दावे वो करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के, लेकिन उस मुल्क में जो कि जमहूरियत का बहुत बड़ा आधार है, वहाँ पर ख़वातीन के साथ रेप होना, और अगर वो ख़वातीन जो है वो किसी दलित ज़ात से बिलोंग करती है, उसका रेप करना, उसे हिरासा करना और फिर इंसानियत की बातें करना, तो ये कितना दोगलापन है मोदी सरकार का? देखिए, ये सोसाइटी का दोगलापन और डुअल फेस जो है ये आज से नहीं, बहुत सालों पहले, अगर आज से 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40 साल पहले पीछे भी चले जाएं तो उनके यहाँ अपनी अकलियतों और जो बड़ी जातों से ताल्लुक नहीं रखते, वहाँ पर ये आम चीज़ है कि औरत को बतौर ढाल इस्तेमाल किया जाता है या इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेशुमार जगहों पर बेवाओं के साथ और ऐसी औरतें जो कि निचली जात से ताल्लुक रखती हैं उनकी बेहुरमती करना या उनको उनकी इज्जतों को तार तार करना, पामाल करना, इस सोसाइटी का अलमिया बन चुका है भारत के अंदर। और इसी तरह सिखों के साथ और मुसलमानों के साथ खुसूसन ये रवैया रखा गया जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, या इसी तरह की खवातीन के साथ जो ये रवैया रखते हैं वो इसी सिलसिले की कड़ी है कि औरतों को चूंकि कमजोर समझा जाता है, तो भारत के अंदर ये आम है कि चलती बस के अंदर एक लड़की का रेप हो जाता है, या ये कि बेशुमार लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि औरत चूंकि कमजोर है इस मुआशरे के अंदर, तो इसको एक ढाल के तौर पे या तो इस्तेमाल किया जाए या इंतकामी तौर पे इसी को निशाना बनाया जाए। तो ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर औरत और मर्द की मुसावात नहीं है, या ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर औरतों को इस तरीके से ट्रीट किया जाता हो, मेरा नहीं ख्याल कि वो एक कौम कहलाने के लायक होगी। बिल्कुल। अच्छा प्रोफेसर साहब, अभी क्या इस तरह के मामलात को, इस तरह के वाकयात को या मोदी सरकार को सिर्फ डुअल फेस कहना, इससे गुजारा हो जाएगा? क्योंकि जब किसी और मुआशरे में, बिलखसूस किसी मुस्लिम मुआशरे में कोई ऐसा वैसा वाकया हो जाए, उसे तो शिद्दत पसंदी या दहशत गर्दी जैसे अल्फाजों से फौरी तौर पर जोड़ा जाता है, लेकिन खुद वहाँ पर जो कुछ हो रहा है, क्या ये दहशत गर्दी नहीं है? ये बिल्कुल दहशत गर्दी है, और इसके ऊपर बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान और दीगर जो ममालिक हैं या जो अकल रखने वाले हिंदुस्तान के अपने पढ़े लिखे लोग हैं वो इस पे बोलते भी रहते हैं। आप हिंदुस्तान की मुख्तलिफ राइटर्स को देखें, ठीक है, उसके अंदर वो औरतों के मसाइल को लेके चलती हैं, और जो उनकी मुख्तलिफ पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं वो भी इसको लेके चलती हैं। बैनुल-अक़वामी तौर पर भी इसको उजागर करने की ज़रूरत है। और अगर आपने अभी थोड़ा अर्सा पहले देखा होगा तो पाकिस्तान की जो पॉलिसी आई है वो अभी फॉरेन पॉलिसी एग्रेसिव है, और मीडिया के ऊपर भी आपने इन चीज़ों को हाईलाइट किया, आपके अलावा दीगर चैनल्स भी इसको हाईलाइट कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि बड़ा जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं। और उसके साथ साथ ये जो खवातीन वाला मामला है या सोसाइटी के पिसे हुए तबकात हैं, इसके ऊपर भी आप लोग हाईलाइट कर रहे हैं, इसको मजीद हाईलाइट करने की जरूरत है, ताकि हम तो प्रोफेसर साहब हाईलाइट कर रहे हैं, हम तो फैक्ट्स की बुनियाद पर बात कर रहे हैं। जंग का शौक तो दूसरी जानिब चढ़ा हुआ है, आप भी यकीनन वो मीडिया देख रहे होंगे। ये कहिएगा कि अब एक बात तो डिसाइड हो गई कि ऐसे वाकयात होना भी दहशत गर्दी के जुमरे में ही आता है, तो क्या फिर आलमी बरादरी को अब भारत से मुतालिबा नहीं करना चाहिए डू मोर का? जी बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन चूंकि बहुत सारी बड़ी ताकतों के इनके साथ दिफाई मुआहदे और उसके साथ साथ तिजारत है, और भारत एक बहुत बड़ी मंडी है, इस वजह से उनके डुअल स्टैंडर्ड्स और उनके जो दोगले चेहरे हैं वो नज़र आते हैं आपको, कि कहने को कुछ और है और करने को कुछ और है। पाकिस्तान के ऊपर तो फ़ौरन से पहले इंतहा पसंदी और मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ालिम और ये हो गया और वो हो गया, इस तरह की चीज़ें कही जाती हैं, जबकि भारत के अंदर पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा, बल्कि इस पूरे खित्ते के अंदर सबसे ज़्यादा अगर औरतों, बच्चों और पिछी हुई जातों के साथ या दलितों और अनटचेबल्स के साथ अगर कुछ हो रहा है वो हिंदुस्तान में हो रहा है। लेकिन उसके ऊपर जो दो अमली का निज़ाम है, जिसके ऊपर डुअल फेसेस हैं, उसके ऊपर खामोश है। ज़रूरत है कि मीडिया भी इसको हाईलाइट करे
और हिंदुस्तान के अपने लोग भी इसके खिलाफ उठ खड़े और बेशुमार लोग उठ के खड़े हो रहे हैं। जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं उन्हें चाहिए कि वो आवाज़ उठाएं इस पर। और एक तरफ जब हम देखते हैं कि मोदी सरकार और उनके जो हवारी हैं वो शाइनिंग इंडिया की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कोई लतीफ़ा सुना रहे हैं। तो हमारे साथ प्रोफेसर हुसैन आलम साहब मौजूद। नाज़रीन, याद रहे कि हिंदुस्तान में हज़ारों साल पुराने ज़ात बरादरी के निज़ाम को किसी और ने नहीं बल्कि इस्लाम ने तोड़ा। सूफिया कराम ने हिंदुस्तान में मसाइब और तकसीम के शिकार अवाम को इंसानियत की मेराज की जानिब बुलाया और अपने बेहतरीन इखलाक से सबके दिलों को मुसख्खर किया। आज अगर बरे सगीर यानी पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में 2 अरब इंसान बसते हैं तो इनमें से 65 करोड़ मुसलमान हैं जो इस्लाम की रूह से मुतासिर होकर हल्का इस्लाम में दाखिल हुए। यही वजह है कि आज भी भारत की शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक रखने वाले हिंदू मुसलमानों को अपना सबसे बड़ा दोस्त तस्वुर करते हैं और उनके साथ सियासी जिद्दोजहद के साथी बनते हैं। पाकिस्तान भी अक़लियतों के लिए वैसा ही घर है जैसा मुसलमानों के लिए। ना हिंदू मंदिर जाने से घबराते हैं, ना ईसाई बरादरी की इबादत में कोई खलल डालता है। सिख भाई भी हंसी खुशी रहते हैं। यह है पाकिस्तान का असल और रोशन चेहरा। हमारे दरवाजे भारत में मुजालिम का शिकार हिंदू बरादरी के लिए भी खुले हैं। सुनो हिंदुस्तान, मोदी के प्रोपेगेंडे में ना आना। मोदी कुंबा, तुम्हारा माजी तो दागदार कर ही चुका है, तुम्हारा हाल भी बर्बाद कर दिया और आज जाहिलियत की आड़ में तुम्हारे मुस्तकबिल से भी खेल रहा है। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल अक़वामी उमूर पर गहरी नज़र रखने वाले तज्ज़ियाकार मोहम्मद मेहदी साहब। मेहदी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कि पाकिस्तान के सियासी मसाइल पर पाकिस्तानियों की तशवीश बजा, लेकिन हिंदुस्तान में मजहब से लेकर सियासत और इलाकाई लिसानी तकसीम की गहरी लकीर बड़ी वाज़ेह है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के समाजी और सियासी मसाइल का ज़रा तज्ज़िया कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो मसाइल सिर्फ पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल एक दूसरे से इख्तलाफ रखा जाता है और उसके खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ बात की जाती है। हिंदुस्तान में बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है। अगर आप साउथ और नॉर्थ हिंदुस्तान को तकसीम करें तो साउथ के अंदर जो है वो रावण की पूजा की जाती है, रावण को अपना भगवान माना जाता है, जबकि नॉर्थ जो है वो रावण को एक विलन के तौर पे पेश करता है, हमेशा उसका पुतला जलाता है। तो दोनों जगह पर जो है वो बुनियादी तौर पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक मजहबी डिफरेंस है, एक क्लास का डिफरेंस है, एक दूसरे की तहजीब का डिफरेंस है। अगर आप देखें तो ब्रिटिश के दौर से पहले जो है ये जो साउथ का इलाका था, खास तौर पे जो वो 7 स्टेट्स है, वो कभी भी दिल्ली के मातहत नहीं रही हैं। उनकी एक इंडिपेंडेंट हैसियत रही है, या वो फिर दूसरी तरफ जहाँ थाईलैंड और उनके साथ उसके मरासिम रहे हैं वो इस तरफ नहीं रही। तो वहाँ पर मसाइल और तरह के हैं। फिर वहाँ एक और बहुत बड़ा मसला, आप देखिए बीजेपी इस वक्त इक़्तिदार में तीसरी दफा है, लेकिन बीजेपी ने आज वाले दिन तक मुसलमानों को टिकट ही नहीं देती है। बस इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की 24-25 करोड़ में एक आदमी भी मुसलमान ऐसा नहीं जो उनके टिकट हासिल कर सका हो या असेंबली का मेंबर बना हो। तो मकसद कहने का ये है कि वहाँ पर जो तकसीम है ना वो बुनियादी तौर पे एथनिक हवाले से भी है, मजहबी हवाले से भी है, नॉर्थ और साउथ की भी है, भगवानों का भी फर्क है एक दूसरे के साथ। तो वहाँ बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ सियासी मसला है, सियासत में हो सकता है मैं आपसे इख्तलाफ रखता हूँ। बिल्कुल मेहदी साहब, हिंदुस्तान में तकसीम तो वाज़ेह है, लेकिन सर भारत ने अपने आइन में निचली जात वाली 2/3 आबादी को बराबर का शहरी समझने के बजाय शेड्यूल कास्ट के तौर पर शनाख्ती हुई है। तो फिर सेक्युलर स्टेट का नारा तो अक़लियतों के लिए एक लॉलीपॉप ही है। सेक्युलर स्टेट वाली जो बात है ना ये सिर्फ ज़बान के चस्के के लिए है, वरना हमने कभी वहाँ पर देखा है कि कभी कोई वजीर आज़म या उनके जो बड़े नेता है वो कोई शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक़ रखते हों। वहाँ पर हमेशा जो है वो मुकाबला ब्राह्मण का होता है। ब्राह्मण जो है वो 5-10% है और वही आपस में मुकाबला करते हैं, माली तौर पर भी वही करते हैं, समाजी तौर पर भी वही करते हैं, सियासी तौर पर भी। बाकी तो सारी गुफ्तगू है, जो बातें हैं, जो आपने लॉलीपॉप देना होता है, लोगों को अपने साथ मिला के रखना होता है। कुछ निचली जात वाले लोग जो होते हैं वो अपने जाती मफादात के खातिर आपके साथ आकर मिल जाते हैं, लेकिन जाहिरी तौर पर असली तौर पर सबको नजर आ रहा होता है कि आपका और उनका जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है, वो कोई आपके लिए कुछ करने को तैयार नहीं है, आपको वो अपने बराबर का शहरी समझने को तैयार नहीं। अच्छा सर, अगर हम दलितों की बात करें जिन्हें भारत में अछूत कहा जाता है,
वो अपना मजहब तब्दील कर लेते हैं ताकि उन पर जुल्म और सितम ना हो। निचली जात वालों के हमले के इस्लाम, ईसाइयत या फिर वो बुद्ध मत इख्तियार करने को जो है वो तरजीह देते हैं। तो इन तमाम तर हालात में आप देखते हैं कि भारत को जो है तकसीम करना बड़ा आसान है, वो बड़ी आसानी से जो है वो तकसीम हो जाएगा। 53 से ज़्यादा तहरीकें भी भारत में चल रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? असल में भारत जो है वो ऑलरेडी एक तकसीम मुल्क है। भारत कभी भी इस शक्ल के अंदर भारत रहा नहीं है। भारत के अंदर आज भी जो सिख हैं वो अपनी बात कर रहे हैं, आपने जबरदस्ती उनको कुचला हुआ है अपनी ताकत के जोर पर। इसी तरह जो 7 सिस्टर्स स्टेट कहलाती हैं उनको आपने अपनी ताकत के जोर पर अपने साथ रखा हुआ है। इसी तरह सिक्किम का जो इलाका है उसे आपने अपनी ताकत के जोर पे। अब ये जो सारा ड्रामा हो रहा है, क्योंकि बिहार का इलेक्शन आप हमेशा बीजेपी हार जाती है। इस वक्त बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है और बिहार के इलेक्शन में टोटल बीजेपी के पास एक ही नारा है और वो नारा है मुसलमान और पाकिस्तान के खिलाफ। इसके अलावा उनके पास कोई चीज नहीं है बिहार के लोगों को दिखाने के लिए। और अगर आप पिछले चंद दिनों के अंदर देखें तो बिहार में जितना मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है इस वक्त और मुसलमानों के साथ जिस तरह का रवैया इख्तियार किया जा रहा है, अब नीतीश कुमार साहब जो वजीर आला और आप लालू प्रसाद साहब को जरा सुने तो आप हैरान रह जाएंगे कि वहाँ पर तो क्या सिचुएशन है। तो ये जो सारा ड्रामा है ये हर दफा किसी इलेक्शन को जीतने, क्योंकि बिहार कभी जीता नहीं गया और बिहार एक बड़ी स्टेट है और सेंटर के अंदर है हिंदुस्तान के, उसकी बड़ी अहमियत है क्योंकि वो रिलेट करती है साउथ इंडिया को और नॉर्थ इंडिया को। तो वहाँ पर कब्जे की ये जंग हो रही है। तो सर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं बिहार इलेक्शन की, क्योंकि ये जो पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है भारत ने, मोदी सरकार ने बिहार इलेक्शन जीतने के लिए, मोदी सरकार पाकिस्तान पर हमला तो कर नहीं पा रहे क्योंकि कर ही नहीं सकते, डरपोक ही इतने हैं। तो क्या मोदी के हाथ से बिहार आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है? बिहार वो कभी जीते नहीं है। और अभी मैं 2 दिन पहले तक ईरान में था और ईरान में हिंदुस्तान के भी प्रोफेसर आए हुए थे। उनका ख्याल था कि अगर वहाँ पर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ और वहाँ पर घुसपैठिए वाला काम ना हुआ जैसे उड़ीसा के अंदर हुआ था तो बिहार बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। लेकिन बिहार को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, उसको उसके अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक मुकाबला है, वरना लालू प्रसाद साहब जो है वो डटे हुए हैं अपने महाज पर और उनको हराना मुमकिन नहीं है। लेकिन उनको हराने के लिए जनता पर अब ज्यादा जोर नहीं है, उसका ज्यादा ख्याल नहीं है, बल्कि दूसरे रास्तों से बिहार में घुसने की कोशिश है। अच्छा मेहदी साहब, ये भी कहिएगा, चूंकि अभी हम भारत में जो जात पात का निज़ाम है उसको डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पर जिस तरह से डिवीजन है, जिस तरह से मुआशरा तकसीम का शिकार है, तो आपको क्या लगता है कि ये तकसीम जो कि एक नेगेटिव एलिमेंट ही है, ये भारतीय फौज में भी नजर आएगी? भारतीय फौज के अंदर तो पहले से है और इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि ये पहलगामा वाला जो कार्रवाई थी इसमें कुछ भारतीय फौजियों ने मना कर दिया था हिस्सा डालने के लिए और वो लोग अरेस्ट हो गए। तो इसलिए भारत के अंदर तो ऑलरेडी जो है, देखिए भारत में लड़ने वाली जो कौम है ना, या सिख है या नागालैंड के लोग हैं और वो दोनों अपनी तहरीक चला रहे हैं अपनी खुद मुख्तारी के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। तो बुनियादी तौर पे दिल से और दिमाग से तो वो भारत के साथ नहीं है, भारत ने जबरदस्ती उनको अपने साथ रखा हुआ है। अब ये जबरदस्ती जो होती है ये किसी वक्त भी जो है ब्लास्ट कर जाती है। अब ये जंग के दौरान, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारत इतनी हिम्मत करेगा कि वो जंग की तरफ जाएगा। हमने देखा जो पानी को भी रोकने का मामला था वो बतदरीज बेहतर होने की तरफ जा रहा है। तो बहरहाल ये अभी इलेक्शन है और ये सारी सूरत हाल है, भारत के अंदर के मामलात हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो एक ज़बान की जंग जरूर हो रही है और ज़बान की जंग के अंदर जो है वो बनिए का कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल। और मेहदी साहब ये भी बताइएगा कि हालिया जो जंग का एक माहौल भारत की जानिब से बनाया गया है, इस माहौल में पाकिस्तान को कितना एडवांटेज है इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं, या जिस तरह से साइकोलॉजिकल इफेक्ट है उन पर डाला जा रहा है उस हवाले से? पाकिस्तान का सबसे बड़ा एडवांटेज इस वक्त ये है कि दुनिया के किसी मुल्क ने भी ये नहीं कहा कि ये पाकिस्तान ने करवाया है। दुनिया के हर मुल्क ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान ने कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन यूनाइटेड नेशन के जरिए से करा दी है। हमने देखा कि सलामती कौंसिल के भी जो 5 वीटो अरकान है उनमें से भी किसी ने भी भारत के हक में कोई ऐसी बात नहीं करी जो काबिल तवज्जो। सब ये चाहते हैं कि यहाँ पर जंग ना हो, सब ये चाहते हैं कि इस किस्म के वाकयात जो हिंदुस्तान खुद करवाता है ये ना करवाए जाएं। तमाम जो ममालिक हैं वो, जहाँ तक इंफॉर्मेशन की बात है, देखिए बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इंफॉर्मेशन में अभी भी हमें कुछ गैप नजर आ रहा है और इंफॉर्मेशन के मामले को मजीद बेहतर करने की जरूरत है। हम उस तरह
उस तरह नहीं अपने आप को सेल आउट कर पा रहे हैं जिस तरह हमें, जितना बड़ा हम मुल्क हैं उसको करना चाहिए। तो हमें इससे कहीं बेहतरी की ज़रूरत है और इससे बेहतर अंदाज के अंदर हमें अपना मौक़िफ़ जो है वो दुनिया को और अपनी आवाम को पहुँचाने की ज़रूरत है। अच्छा मेहदी साहब, जैसा कि हम लोग दलितों की बात कर रहे हैं तो उनकी ख़वातीन के साथ बड़ा नामुनासिब रवैया रखा जाता है। ख़वातीन को हिरासानी का सामना करना पड़ता है, उनके साथ रेप होता है। हिंदुस्तान में तो वैसे ही ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। दिल्ली को तो रेप सिटी कहा जाता है और स्पेशली जो अछूत ज़ात की ख़वातीन हैं उनको रेप का निशाना बनाया जाता है। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे कि जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो आवाज़ उठाएँ भारत में भी और बाकी सारी दुनिया में भी? देखिए, ये मसला जो है ये भारत में सबसे बढ़कर है और भारत के अंदर इस मसले को हमेशा उठाया जाता है, भारत की सतह पर भी। और अगर अभी आप जो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट जारी की है, अगर आप उसको भी देखें तो इस वायलेशन की दुनिया में जो सबसे हाईएस्ट रेट है वो भारत के अंदर है। लेकिन असल बात यह है कि भारत के अंदर जो लोग इस वक्त हुकूमत में हैं या जो पिछले 70 साल से हुकूमत कर रहे हैं, उनके कान पे जूं भी नहीं रेंगती, क्योंकि उन्हीं के अपने बाल बच्चे, उन्हीं के घर वाले, वो खुद इन तमाम चीज़ों में। अगर आप इस वक्त दुनिया की वो वाली असेंबली को देखें जहां पर सबसे ज़्यादा रेपिस्ट लोग असेंबली में पहुंचे हुए हैं या सबसे ज़्यादा मुजरिम लोग असेंबली के अंदर पहुंचे हुए हैं, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी असेंबली भारत की असेंबली है। तो भारत के अंदर जो है वो, क्योंकि उन लोगों की कोई पहुंच ही नहीं है, उनकी कोई बात ही नहीं है। ज़रूर सिविल सोसाइटी या कुछ लोग इस मौजू पर बात करते हैं, लेकिन हमने देखा उन लोगों के साथ भी क्या होता है। उनके घरों में लोग घुस जाते हैं, उनके साथ ज़्यादती करते हैं, उनके ऊपर घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाते हैं। दतिया राय और बहुत सारी हमारे पास ऐसी मिसालें हैं। जिन नसीरुद्दीन शाह, जिन्होंने कभी कोई बात की तो उनके लिए जीना हराम कर दिया गया। तो भारत के अंदर रहते हुए बड़ा मुश्किल है अपनी बात करना। तकरीबन भारत के अंदर अब ये नामुमकिन हो गया है कि आप अपनी सच्ची बात जो है कर सके। बहरहाल दुनिया जो है वो मुख्तलिफ औकात पे बात करती रहती है, लेकिन भारत जो है वो क्योंकि इन बातों का आदी हो चुका है तो वो इन बातों की कुछ परवाह नहीं करता है वो भारत। बिल्कुल मेहदी साहब, ये कहिएगा कि सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी भारत कर रहा है, जंग का ऐलान भारत कर रहा है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भारत कर रहा है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत कर रहा है, पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में अपना केस दुनिया के सामने रखा, सिफारती ज़राए का भरपूर इस्तेमाल किया। तो क्या आपको मुस्तकबिल करीब में भारत के लिए कोई बड़ी मुश्किल पैदा होती नजर आती है? देखिए यार, भारत के लिए मुश्किल तो बस यही होगी कि यही सबसे बड़ी मुश्किल होगी कि भारत कुछ कर नहीं सकेगा और भारत जो है वो तिलमताता रहेगा, लेकिन भारत के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है वो कुछ कर सके। और दुनिया जो है वो भारत को समझती है कि भारत ये सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व है और दुनिया को ये भी पता है कि पाकिस्तान ने तो अपनी सरजमीन से भारत के जासूसों को पकड़कर दिखाया है, लेकिन पाकिस्तान का कोई ऐसा आदमी आज तक भारत के हाथ में नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान किसी चीज़ में इन्वॉल्व भी नहीं है तो हाथ में कैसे आए। तो दुनिया इस स्टैंडर्ड को समझती है, लेकिन कुछ नागुज़ीर वजूहात की वजह से, कुछ कारोबारी लेन देन की वजह से, भारत की बड़ी मार्केट की वजह से बहुत दफ़ा जो है वो चशमपोशी कर जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि चशमपोशी से काम नहीं चलेगा, वरना किसी वक्त भी ये दो दुनिया के न्यूक्लियर जो ममालिक हैं इनकी वजह से पूरी दुनिया किसी मुश्किल में आ सकती है। भारत की गलतफहमी की वजह से, भारत की हठधर्मी की वजह से कुछ भी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ बात इन दो मुल्कों की या इस खित्ते की नहीं है, पूरी दुनिया जो है वो इसकी लपेट में आ जाएगी। तो दुनिया को सोचना पड़ेगा और भारत को कोई राय रास्त पे लाना पड़ेगा कि बार बार, क्योंकि ये हर 2-4 साल के बाद ड्रामा लगाया जाता है, ये कोई पहला ड्रामा नहीं है। तो इस ड्रामे को जो है वो एंड किया जाए और जो असल मसाइल है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान और ख़ास तौर पे जो कश्मीर का मामला है, अब इसके ऊपर बैठकर बात की जाए और इस मामला को हल किया जाए कि दुनिया की इकॉनमी आगे चले। दुनिया का ये देखिए, ये वो इलाका है जहाँ से चीज़ों ने गुजरना है और ये रूट्स हैं, तो ये दुनिया के बड़े कारोबारी रूट्स हैं। ये रशिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो कहता है बम्बई से मास्को तक जाना है तो पाकिस्तान से ही जाना है। ये ईरान के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर तेहरान से उसने बीजिंग तक जाना है तो इसी रास्ते से जाना है। और ये हिंदुस्तान के लिए भी इम्पोर्टेंट है अगर वो यूरोप और सेंट्रल एशिया जाना चाहता है, और इसी तरह चीन। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। यहाँ पर रोज रोज इस तरह के ड्रामों से दोनों मुल्कों को नुकसान होता है और खास तौर पे भारत को नुकसान होता है, क्योंकि बाद में ये झूठ पकड़ा जाता है।
जी बिल्कुल, और अब भारत को भी चाहिए कि वो ये ड्रामे बंद करे। अब चशमपोशी से ये मामला हल नहीं होंगे। आलमी बरादरी को भी चाहिए कि वो भारतीय जारहीत का नोटिस ले। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मेहदी साहब, आपने वक्त दिया और अपना तज्जिया पेश किया। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।